सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके का एक नया बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज़ पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें हमें पढ़ना होता है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ही हम क्यों नहीं बोल देते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट है, बिकॉज हमें और भी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं पॉलिटी में। जैसे कि हम जब एंड पे आएंगे तो हमें फाइनेंस के सॉरी हमें जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एनएचआरसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई चीज़ें, तो वो भी हमें पढ़नी पड़ती हैं, है ना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा पॉलिटी रहता है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लेक्चर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, संविधान बना कैसे, उसका पूरा प्रोसेस क्या था। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। ऑल राइट, तो सारी चीज़ें आई थिंक प्रॉपर हैं। हमारा पॉलिटी रहता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लेक्चर हम देखेंगे। सर आज 3.0 बैच की क्लास नहीं है, मतलब भैया और क्या चल रहा है ये हैं? और क्या चल रहा है? 3.0 नहीं चल रहा है तो वॉइस लो है। ये आप लोग रोज़ क्यों बोलते रहते हैं वॉइस लो है? वॉइस तो आई थिंक सही है मेरे हिसाब से। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दैट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता क्या है। तो संविधान होता है इट इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रिटन रूल्स, सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाई ऑल। अब भाई रिटन रूल्स तो हो सकते हैं, लेकिन अब रूल एक्सेप्ट भी तो कोई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूल है, कुछ भी रूल मान लेते हैं कि आपके घर में बना हुआ है कि भाई सुबह इतने टाइम उठना है। अगर आप उसको रूल को मान ही नहीं रहे हो तो उस रूल का मतलब क्या है? ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अब कोई माने ही ना तो उसका मतलब क्या हुआ फिर? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाई ऑल, सिंपल। ठीक है, अब इसके में डेप्थ में नहीं जाना है। नाउ ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन हुआ कहाँ से? सबसे पहले कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने कि संविधान के बारे में सोचा, जिसने कि ये सोचा कि एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होना चाहिए जो उस देश की हर जनता, उस देश का हर एक नागरिक उसको एक्सेप्ट करे, उसको माने। इसका सबसे पहले ओरिजिन होता है फ्रॉम यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसका ओरिजिन होता है। कब? तो एक्चुअल में जो यूएसए है इसको अपना इंडिपेंडेंस, जैसे हमें अपना इंडिपेंडेंस कब मिला था जरा बताइए। इतना तो आई थिंक आपको पता ही होगा, हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली। तो इंडिपेंडेंस यूएस की अगर बात करें तो इसको मिली थी 1776 को, जैसे हमें 1947 को मिली। 15 अगस्त को हमें मिली थी, इनको 4 जुलाई को मिली। तो इसके बाद इन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इन द ईयर 1787, 1787 में बना के इन्होंने तैयार किया। क्या हमें ये सारी चीज़ें याद करनी है? नहीं। आप ये ध्यान रखेंगे किस कंट्री से ओरिजिन हुआ, यूएसए से, और यूएस को इंडिपेंडेंस कब मिली। ये कभी कभी जनरली पूछ लेता है कि यूएस को कब इंडिपेंडेंस कब मिली। यूएस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया ये आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन? इट वॉज यूएसए। नाउ अर्ली ड्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अर्ली ड्राफ्ट कब तैयार हुए? वैसे तो अभी हम देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनल फॉर्म में, जो बहुत मोटी सी बुक है, तकरीबन 10 किलो की किताब है वो, तो वो कैसे बनती है, वो कैसे तैयार होती है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है वो भी तो हमें पता हो। तो इसकी शुरुआत होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मैं बात करूं इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है साल 1928 में, 1928 में। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि एक साइमन कमीशन, एक कमीशन होता है जिसको हेड करता है जॉन साइमन। तो वो साइमन कमीशन इंडिया आता है 1928 में, 1928 में। उसका विरोध करते हैं इंडियंस। तो उस समय का जो सेक्रेटरी ऑफ जनरल था, अभी सेक्रेटरी ऑफ जनरल क्या होता है आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वो चीज़ नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। तो ऐसे समझ लो कि सेक्रेटरी ऑफ जनरल एक ब्रिटेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जो इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो उसने बोला, उसने चैलेंज किया इंडियंस को, इतना ही विरोध कर रहे हो तो बना लो खुद का, खुद का अगर ये हिम्मत है तो। फिर कांग्रेस ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो
एक तरह से बोल सकते हैं जो संविधान या फिर हम बोल सकते हैं लॉ की अच्छी समझ रखने वाले लोग थे, उन लोगों को लिया। और नेहरू जी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कि काइंड ऑफ अर्ली ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई ये लो हमने तैयार करके रख दिया। लेकिन ये हमारे देश का संविधान नहीं था कि जो आज हम संविधान को पढ़ते हैं या फिर जिस संविधान को हमें पढ़ना है। इट वॉज काइंड ऑफ कि हाँ एक आइडिया आया था और हमने कुछ तैयार किया हमने, एंड दैट वाज नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक, नाउ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एकदम से कहाँ से आ गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संविधान सभा बोलते हैं हिंदी में। ये वो असेंबली होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है ऑफिशियली। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। संविधान सभा, जिसने यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा जिन लोगों ने, उस असेंबली को वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया होगा। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो कैसे बनती है, जिसने कि हमारा संविधान बनाया। तो इसकी अर्ली डिमांड तो हमने बहुत पहले से रखना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इट वाज द ईयर 1934, 1934, जहां पर एम.एन. रॉय, मनींद्र नाथ रॉय, जो कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रखा। देन कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड रखी 1935 में। कहीं कहीं पे कभी कभी, जैसे कि एसएससी की ही मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि कांग्रेस ने कब डिमांड रखी, और ऑप्शन में 1935 ना होके 1934 था, तो 1934 हमें मार्क करना है अगर 1935 ऑप्शन में नहीं होगा तो। क्लियर है कि एम एन रॉय ने कब डिमांड रखी और कांग्रेस ने ऑफिशियली कब डिमांड रखी। अब जब इसकी डिमांड रखी तो डिमांड मानी कब गई ब्रिटिशर्स के द्वारा? ऐसे तो मानेंगे नहीं, जब उन पर कुछ प्रेशर बिल्ड हुआ होगा तब माना होगा। जी हाँ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। ये बात कब की है? ये बात है 1939, 1939 से लेकर सन 1945 तक की। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड है। तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इन अंग्रेजों ने क्या किया, बिना इंडिया के पूछे हुए ये बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया ब्रिटेन के साइड में है। इंडियंस ने बोला कहा भैया, कहा चल रहा ये सब, मतलब हमसे पूछा भी नहीं और जबरदस्ती। तो फिर हमने और अपनी मांगें उग्र कर दी और हमने से मेरा मतलब है कांग्रेस ने क्या किया, जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी उससे सबसे रिजाइन मार दिया उसने कि हमें नहीं रहना यहाँ पे। ठीक है, किस लिए रिजाइन मारा? इसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमसे बिना पूछे कैसे तुमने वो हमारा सपोर्ट वहाँ पे जाहिर कर दिया। तो इसलिए अब ब्रिटिशर्स को लेना था सपोर्ट इंडियंस का, तो इन्होंने अर्ली ऑफर्स मारे। सबसे पहला जो ऑफर मारा वो अगस्त के महीने में मारा, जिसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। फेल हो गया। देन 1942 में फिर से एक ऑफर मारा। क्रिप्स मिशन एक था बंदा, एक कैबिनेट का एक बंदा था, वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की एक कैबिनेट जो थी, वहाँ का एक बंदा था क्रिप्स, काफ़ी पढ़ा लिखा था, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसको भेजा गया, ये 1940 में, 1940 में, ये 1942 में। दोनों फेल हो गए। अब फेल होने के बाद क्या होता है वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री का कंपोनेंट है कि अगस्त ऑफर जब फेल हो गया तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह निकल के आता है यहाँ से। क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, लेकिन वो हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट नहीं है। तो 1940 में अगस्त ऑफर आया, रिजेक्टेड। क्रिप्स मिशन 1942 में रिजेक्टेड। रीजन क्या था रिजेक्ट होने का? व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिजेक्शन? तो रीजन ऑफ रिजेक्शन ये था कि ये ब्रिटिशर्स ऑफर कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस। क्योंकि ये क्या ऑफर कर रहे थे? ये ऑफर कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहे थे, लेकिन हमारी डिमांड तो कुछ और ही थी। हमारी डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां देखेंगे कि एक लाहौर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पे इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वो तो हम पहले मांग रहे थे, तब तो तुम दे नहीं रहे थे, तब तो तुम भाव खा रहे थे, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, और अब ये डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। तो इसलिए फेल हो रहे थे। अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, सब कुछ किया। एक वैवल प्लान भी लेके आए। एक क्या लेके आए? वैवल प्लान भी लेके आइए। 1945 में, 1945, जो समय का वॉइस रॉय था, उस समय के जितने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इंपॉर्टेंट नेता थे सब जेल में थे, गांधी जी वगैरह सब जेल में थे। तो इन लोगों को जेल से छुड़ाया, शिमला में बुलाया। ठीक है, शिमला में आराम से ठंडक, आइए बोलते हैं ठंडक में, ठंडक रखिए और शिमला में हम मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता करवाना चाह रहे थे ये ब्रिटिशर्स, लेकिन हो नहीं पाया, फेल हो गया ये भी। अल्टीमेट जो ऑफर आया, अल्टीमेट इन द सेंस कि जिससे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हुई, दैट वाज कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान क्यों बोलते हैं इसको कैबिनेट मिशन प्लान? क्योंकि
ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी उसके 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को भेजा गया था ये प्लान लेकर। कब भेजा गया था? बना तो 1945 में था, 1945 में, लेकिन भेजा 1946 में गया था, इंडिया में आया था 1946 में। इसमें कौन कौन था? इसमें थे 3 लोग, ठीक है, इसमें थे 3 लोग। 3 लोग कौन थे? एक तो थे एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि पहले भी आ चुके थे, और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस थे जो कि इसके चेयरमैन थे, ठीक है, तो इसके चेयरमैन थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान वाज द फाइनल प्लान जिसके थ्रू एक ऑफर रखा गया कि इस तरह से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनवाएंगे और ये सारी चीजें होंगी, जो कि एक्सेप्ट करी कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी। क्यों? अच्छा, अभी तक, हाँ, पैथिक लॉरेंस, अभी तक कांग्रेस का तो समझ में आता है कि रिजेक्ट कर रही थी कि भाई डोमेन स्टेटस इज लाइक डोर एज डेड नेल, हमें नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। मुस्लिम लीग क्यों रिजेक्ट कर रहा था? तो ये भी कोई सोचने वाली बात है। मुस्लिम लीग का भैया क्या एक रागल अपना था कि भैया हमें तो एक सेपरेट नेशन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा था। कैबिनेट मिशन में भी ध्यान रखना इस चीज़ को। वैसे तो ये मैं प्लान पूरा क्या क्या प्रोविजंस थे हम लोग हिस्ट्री में भी देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ तो ध्यान रखना कि ठीक है 3 लोग थे और चेयरमैन कौन था, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान नहीं बोला गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसमें भी एज अ एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था कि पाकिस्तान दिया जाएगा मुस्लिम लीग को। तो फिर एक्सेप्ट क्यों कर लिया उसने? एक्सेप्ट इसलिए कर लिया उसने क्योंकि इसमें एक ग्रुपिंग का प्रोविजन था। इसमें एक प्रोविजन था कि भाई ग्रुपिंग कर लेना, ग्रुपिंग इन दी सेंस कि भाई अगर जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे ग्रुपिंग हो जाएगी। तो इसने सोचा जिन्ना ने कि भाई ठीक है, अब ग्रुपिंग होगी तो निकाल लेंगे अपना पाकिस्तान, यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे मुस्लिम है। निकल भी आया था बाद में ये वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन जब ये नेहरू जी का स्टेटमेंट, रुक जाओ अभी नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पे चुनाव होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के, क्योंकि दोनों एग्री कर गए, तो फिर अब चुनाव होंगे। ठीक, जब चुनाव हुए तो क्या हुआ? पहले तो चुनाव कब हुए इसके, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन होना कैसा था। कैबिनेट मिशन का जो प्लान था वो प्लान था क्या, उसमें कितने सीटें होनी थी, कहाँ से कितनी आनी थी, देन हम देखेंगे चुनाव कब हुए और कितना फाइनल हुआ। ठीक है, तो इसमें टोटल जो सीट्स होनी थी दैट वुड हैव टू बी 389। टोटल सीट्स इतनी होनी थी इसमें, 389 टोटल सीट्स। इसका बाइफरकेशन कुछ इस तरह से था कि 296 यानी 296 जो सीट्स हैं वो आनी थी ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश भारत से, और जो बाकी की 93 सीट्स हैं, 93 सीट्स, ये आनी थी प्रिंसली स्टेट से। समझे नहीं? हम समझाते हैं अभी तुमको, हम कोने में आओ तुम। ठीक है, तो ये इंडिया है, ठीक है, उस समय का जैसे मान लेते हैं इंडिया है ये पूरा। तो क्या था कि काफ़ी सारे ऐसे प्रांत थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। या तो वो रूल कर रहे थे अपने गवर्नर के थ्रू, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, दूर दराज के इलाकों में था, तो अपने चीफ कमिश्नर के थ्रू उसको रूल करवा रहे थे। लेकिन जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, राज्य रजवाड़ों का रूल अभी भी था, उनसे वो हफ्ता वसूली करते थे, मतलब टैक्स लेते थे। वो टैक्स हंसी हंसी देते भी थे प्रिंसली से, क्योंकि पता है कि नहीं देंगे तो वे ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि कोई वजूद ही नहीं रहने देंगे, वो कोई तरीका ही नहीं है कि उनसे हम लड़ सकें। तो अब वैसे बात है, सिर झुका के आराम से रहो और टैक्स देते रहो। बहुत सारे रजवाड़े आपको मिल जाएंगे, मतलब भोपाल में, जैसे मैं याद आपको, मतलब आपने देखा होगा जब मैं चित्रकूट गया था अभी कुछ महीने टाइम पहले, तो चित्रकूट में अगर जो लोग गए हों, है ना, तो एक महल सा बना है ना, मैंने फ़ोटो वोटो डाली थी उसकी, कि वो मतलब परमार डायनेस्टी के ही रूलर्स थे, तो उन्होंने वहाँ पे महल वगैरह बनवा रखे। जब मैं अंदर गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी थी कि ये सारी चीज़ें कि ब्रिटिशर्स से उनका कनेक्शन है और सारी चीज़ें। तो वो भी एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं प्रिंसली स्टेट ही था। ब्रिटिश से डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, वो राजा जी रूल कर रहे थे, देन उनके बेटे एंड सो ऑन, लेकिन वो अंडर में रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के। तो वो काइंड ऑफ प्रिंसली स्टेट है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कहाँ से कैसी कितनी क्या सीटें आ रही हैं। ठीक है, 296 और 93 ये सीटें आनी थी। ठीक है,
अब ये गवर्नर और चीफ कमिश्नर भी समझ में आ गया। जो गवर्नर प्रोविंस थी ना, गवर्नर प्रोविंस यहाँ से आनी थी टोटल 292 सीट्स, 292, अगर इसमें बाइफर्केशन हम समझें 296 में तो, और ये 4। वैसे ये बाइफर्केशन बहुत ज़्यादा एसएससी एग्जाम में पूछा नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी जो हमारी सीटें आनी थी, सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज कौन सी थी? ये थी मुस्लिम, सिख और जनरल, सो दैट कि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन रहे। इसलिए इनको सीटों को 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, 3 कम्युनिटीज में डिवाइड किया, मुस्लिम, सिख, जनरल। जनरल मतलब क्या हुआ? जनरल मतलब हुआ कि मुस्लिम और सिख को छोड़ के सारी कम्युनिटीज, सारी अदर कम्युनिटीज, हिंदू, पारसी, जितने भी हैं। एंड ये पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में होना था। जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी जैसे कि 10 लाख की जनसंख्या, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, जो अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हुए, ठीक है। तो जैसे ही 10 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है तो यहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे आज भी होता है, ठीक है। तो 1 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, पे एक सीट निकल के आनी थी। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन था वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं था। तो कैसे था? ये था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। सर समझ नहीं आ रहे क्या लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो होता क्या है, अभी इलेक्शन के डिफरेंट प्रकार हम जब पार्लियामेंट चैप्टर भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लो, क्योंकि ये समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। भाई सबको पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, इतना तो पता है ना अभी, ठीक है। मोदी जी की सरकार बनी तो वो जो चुनाव हुए थे वो लोकसभा के, देश के आम चुनाव बोले जाते हैं, तो वो लोकसभा के चुनाव हुए थे। क्या हम लोग उसमें वोट डालने के लिए एलिजिबल थे? बिल्कुल थे, हम लोगों ने वोट डाले थे जाके, जो 18+ हैं, जो अडल्ट हैं, क्योंकि सब डाल सकते हैं, सबके वोट की वैल्यू इक्वल है, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। और ये डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है, जहां पर लोग डायरेक्टली जाकर वोट करते हैं। लेकिन यहां पर इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा के चुनाव कभी आपने सुने हो? राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोग वोट डालने जा रहे हैं? नहीं। या फिर राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं और लोग वोट डालने जा रहे हैं? नहीं। तो कौन डालता है इनके लिए चुनाव? अब वोट डालता है, कौन डालता है? तो जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं। सर क्या पूरा पॉलिटी यही समझा देंगे? नहीं, पार्लियामेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालता है, कौन राज्यसभा के में डालता है। लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो कि हम लोग नहीं डालते, हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो डालते हैं। दैट मीन्स कि ये काइंड ऑफ जो मेथड होता है इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, जहां पे लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है वोटिंग में। तो यहां पर भी लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था। तो फिर कैसे था? यहां पे जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो हमारी, जैसे कि आज आप राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं, विधानसभा, तो वैसे ही जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी वहां के लोग, अब जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी प्रोविंसेस में, तो वहां पर क्या है, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने गए हैं। ये लोग वोट डालेंगे, ये लोग डालेंगे, ये लोग चुन चुन के भेजेंगे उन लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने। जैसे आज राज्यसभा में पता है कैसे चुनाव होता है? वो तो हम पढ़ेंगे जब राज्यसभा पढ़ेंगे, कि हमारे जो विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं वो चुन के भेजते हैं राज्यसभा में। तो बस वैसे ये प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि भाई राजे रजवाड़े यहाँ थोड़ी ना कोई असेंबली बनी हुई है, राजा भैया आएंगे, ठीक है, राजा जी किसी को बोल देंगे, जिनको लगता है, उनको लगता है कि भाई ये जो है थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसको भेज देते हैं, समझ के आएगा कि का मामला चल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो यहाँ सच कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ नॉमिनेशन होना था। अगेन राज्यसभा में, अब वैसे तो मैंने राज्यसभा पढ़ाया नहीं है कुछ अभी, लेकिन एटलीस्ट शायद आपने सुना हो ये चीज़, तो रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ। बाकी तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आगे पढ़ेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित करता है कुछ सदस्यों को, नॉमिनेट करता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्शन भी हो रहा है और नॉमिनेशन भी हो रहा है। और इलेक्शन कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। तभी हम बोलते हैं कि हमारे देश के जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। यानी कि आधे तरीके से इलेक्टेड थी, निर्वाचित थी, और कुछ उसमें मेंबर्स थे जो नॉमिनेटेड भी थे। इतनी बात भेजे में चढ़ी या नहीं, पहले ये बताइए। पहले इतनी बात बताइए कि भेजे में आपके चढ़ी या नहीं चढ़ी।
परमार सर की शादी हो गई कल, रोशनी, अच्छा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ना। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कमेंट सेक्शन में कुछ और ही चल रहा है। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस एंथोनी स्टार्क? डोमिनियन स्टेटस का मतलब एंथोनी जी ये होता है कि जैसे सरकार बन गई, ठीक है, इंडिया के लोग ही हैं, नेहरू जी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, नेहरू जी हैं, पटेल जी, वो सरकार हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बनती तो अभी एक तरह की डोमिनियन स्टेटस टाइप सरकार बनवाएंगे भी रुक जाना, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी होगा वो ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन का राजा या रानी होगी अल्टीमेट अथॉरिटी। जैसे आज क्या होता है, सारा काम जो होता है हमारा प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री बोलते हैं, देश का मुखिया बोलते हैं। तो वैसे अगर डोमिनियन स्टेटस होती सरकार तो मुखिया कौन होता? मुखिया ब्रिटिशर ही होते, भले सरकार हम ही चलाते, लेकिन हम रूल किसके नाम पे कर रहे हैं, रूल किसके नाम पे होता? वो ब्रिटिशर्स के नाम पे ही होता। ठीक, हाँ आ गई, ठीक है, हाँ क्लियर, ओके। श्रुति 12 2 के क्विज को अपडेट करो सर। या श्रुति 12 जीके 2 क्या लिख रहा भैया? 2.0 के नो अब वो अपडेट थोड़ी ना होंगे, जो हैं सो वही रहेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये चीज़ होता है डोमिनियन स्टेटस, मैंने कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली। अब क्या होगा? अब इलेक्शन होगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पर इलेक्शन होगा, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो इलेक्शंस करवा देते हैं। इलेक्शंस कब होते हैं? इलेक्शंस होते हैं जुलाई अगस्त ऑफ 1946 में। कौन कितनी सीट जीता देख लेते हैं, क्या परिणाम आए, क्या रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स पब्लिश कर देते हैं, ओपिनियन पोल वगैरह सब कुछ नहीं आया, ठीक है, एग्जिट पोल। तो यहाँ पर आईएनसी दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस की 208 सीट निकल के आई। मुस्लिम लीग की सीट जो निकल के आई वो 73 थी, ठीक है, और मुस्लिम लीग समझ गया यहीं से, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कितनी थी? इंडिपेंडेंट का मतलब है जो किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे, 15 सीट निकल के आई। तो एक तो क्योंकि नेहरू जी पहले ही बोल चुके थे कि ये जो ग्रुपिंग होनी है, ये जो कि भाई मुस्लिम बहुल इलाके, ये मैंडेटरी नहीं होगी। भाई कैबिनेट मिशन में कोई एक्सप्लिसिटली प्रोविजन था नहीं पाकिस्तान का, तो फिर मुस्लिम लीग ने क्यों एक्सेप्ट किया था इसको? क्योंकि ग्रुपिंग का प्रोविजन था। तो जिन्ना को लगा कि ग्रुपिंग का है तो ग्रुपिंग करवा के अलग से बनवा लेंगे, ग्रुप ऐसे बना के सेपरेट नेशन। लेकिन नेहरू जी का ये स्टेटमेंट कि भाई ग्रुपिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, और ये जो रिजल्ट हैं ये जिन्ना को साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा चल नहीं पाएगा, एंड दैट इज़ वाई मुस्लिम लीग ने इससे बॉयकॉट कर दिया। किससे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो फिर मनाया माउंट बैटन लोगों ने कि यार कैसा काम करो, देख तो लो एक बार। जैसे आप नहीं कपड़े वपड़े खरीदने जाते हो तो क्या बोलता है दुकानदार, अरे भाई सब नहीं लेना, नहीं पसंद है, लेकिन एक बार देख तो लीजिए। तो वही बोला माउंट बैटन ने भी कि एक बार देख तो लीजिए कैसा क्या है। तो बोले ठीक है देखते हैं। तो हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लेकिन स्टार्ट हुई उससे पहले क्या हुआ, ये नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। भले वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हमारी नहीं बनी, ठीक है, हमें पता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे बनी, लेकिन इट वॉज आउट, मतलब इट वॉज फ्री टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो देश है कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं था एज सच, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक लोग थे, ठीक है, जिन्होंने ये बोला था कि आउटसाइड इंटरफेरेंस है और ब्रिटिशर्स ही कॉन्स्टिट्यूशन बनवा रहे हैं। वो अभी हम देखेंगे, वो क्वेश्चन भी पूछा गया सीडीएस में, वो क्वेश्चन भी मैंने रखा है लास्ट में आपके लिए, ठीक है। तो एक इंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करवाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ये क्या है ये इंतरिम गवर्नमेंट? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं कि भैया 2 दिन में संविधान बन के चालू हो गया बस खत्म काम। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में तो बहुत लंबा समय लगने वाला है। अभी हम देखेंगे कितना समय लगा, लगभग आप ये मान के चलो 3 साल का रफली। वैसे तो हम एग्जैक्ट टाइम देखेंगे 2 साल 11 महीने, लेकिन अभी मान लो कि 3 साल लगे लगभग। तो भाई 3 साल तक क्या होगा, कैसे सरकार, क्या कुछ कोई तो सरकार होनी चाहिए एक, तो वो है इंतरिम सरकार, जो एक स्मूथ ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करेगी। ब्रिटिशर सब छोड़ के जाने वाले हैं, अभी छोड़ के पूरी तरह गए तो नहीं है ना, तो
वो एक क्या करेंगे, एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर को फैसिलिटेट करने के लिए, मेरी वर्डिंग्स को ध्यान सुनिए, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर या फिर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर को फैसिलिटेट करने के लिए ये इंतरिम गवर्नमेंट बनी। लिख इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कि भाई क्या फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन समझ में आना चाहिए क्या है सरकार। क्वेश्चन इससे बनेगा कि इस सरकार में कौन क्या था। तो प्रेसिडेंट इसमें कौन था इस सरकार में, जो वेवेल था, ठीक है, ये वॉइस रॉय था उस समय का। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, यूके का, दैट इज ब्रिटेन का, तो ये क्लीमेंट एटली था। और जो वॉइस रॉय उस समय हुआ करता था वो वेवेल था। बाद में आपको पता है माउंट बैटन बन गया था, आखिरी यही हमारा ये वॉइस रॉय था, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही था। तो माउंट बैटन प्रेसिडेंट बन गया, कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑशनलिक था, और वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। होम अफेयर्स के मिनिस्टर जो हमारे सरदार पटेल जी थे। एग्रीकल्चर और फूड जो डिपार्टमेंट देख रहे थे वो राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। कॉमर्स देख रहे थे इब्राहिम इस्माइल चुंदरीकर, आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग से हैं, बाकी सब इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ये मुस्लिम लीग से हैं। जो फाइनेंस देख रहे थे लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर था, वो भी मुस्लिम लीग से ही था। तो इन लोगों ने इंतरिम गवर्नमेंट में एटलीस्ट पार्टिसिपेट थोड़ा किया। जब माउंट बैटन ने बोला, डिफेंस बलदेव सिंह देख रहे थे, तो ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ तक तो एटलीस्ट देख ही लेना, ठीक है, 8th नंबर तक कौन क्या था। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में ये पूरी तरह से बॉयकॉट कर देते हैं। वी ऑल नो कि 15 अगस्त को 1947 को पूरी तरह से कंट्री पार्टीशन हो जाती है, मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग सीट बचती हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग जनता बचती है, 389 होनी थी, 299 बचते हैं मुस्लिम लीग के बॉयकॉट की वजह से, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन। खैर गंदगी गई, अब संविधान बनाना शुरू करते हैं, वर्किंग शुरू करवाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब होता है, तो पहला सेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को। एकदम मस्त नहा धो के लोग मिलते हैं 9 दिसंबर 1946 को। अब अगर मिले हैं तो भाई पहले दिन है क्लास का, तो मॉनिटर भी तो चुनना होगा, तो मॉनिटर चुना गया। अब कौन कितना अच्छा है पढ़ाई में ये कैसे पता चलेगा, अभी तो कुछ जो हुए ही नहीं अभी तो, है ना, एग्जाम्स वगैरह। तो भाई जो सबसे बड़ा है उसी को बना देंगे, उसी को इंतरिम। इंतरिम का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ भी हमने इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट है। देन हमारे उसके जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, और उसके हिसाब से सरकार बनती है फिर। तो जो इंतरिम प्रेसिडेंट हमारे बने वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि ये सबसे बड़े थे। ये फ्रेंच प्रैक्टिस को हमने अडॉप्ट किया था, फ्रांस में भी ऐसा ही होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसी को बना देते हैं। परमानेंट कौन बने थे, तो परमानेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा, एक चीज को ध्यान, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी मैं आपको लिखवा दूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने। तो वाइस प्रेसिडेंट भी ध्यान से थोड़ा सा देख लेना, उतना ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेता है। एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। अब मैं ध्यान से क्या सुनाना चाह रहा था आपको, कृष्णमाचारी, तो ध्यान से मैं आपको ये सुनाना चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे देश की पहली पार्लियामेंट भी थी। पार्लियामेंट का काम क्या होता है, संसद का लॉ बनाने का, कानून बनाने का। तो इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहली पार्लियामेंट बोलते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लॉ भी बनाए, यानी इट ऑल्सो, यानी कि संविधान तो बनाया ही बनाया जो इसका प्राइमरी फंक्शन था, इट ऑल्सो परफॉर्म्ड या फिर इट ऑल्सो फंक्शनड एज अ लॉ मेकिंग बॉडी, एज अ लॉ मेकिंग बॉडी। अब कानून जब बनाने के लिए बैठती थी तो उस केस में इसके जो प्रेसिडेंट होते थे, अध्यक्ष होते थे, वो राजेंद्र प्रसाद नहीं होते थे, वो होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर भी बनते हैं बाद में जाके। तो ध्यान रखना है, परमानेंट प्रेसिडेंट अगर इन जनरल पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। अभी ये मत सोचना कि सर अगर उसने नहीं लिखा तो, भाई नहीं लिखा है तो राजेंद्र प्रसाद ही आंसर होगा। वैसे तो वो अगर इनके बारे में पूछना चाहेगा तो प्रॉपरली मेंशन करेगा कि व्हेन इट फंक्शन एज अ लॉ मेकिंग बॉडी। तो इसीलिए ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। समझ आती है बात, ठीक है। अब वर्किंग शुरू करवाएं। पहला सेशन बैठ गए सभी लोग, 9 दिसंबर 1946, कितने लोग आए थे मस्त नहा धो के,
211 लोगों ने अटेंड किया था। 211 मेंबर्स, 15 महिलाएं भी थी, अभी हम देखेंगे उनके बारे में भी। तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू करवाते हैं। कितने टोटल सेशन होते हैं, कितने सेशन होते हैं, कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोटल 11 सेशंस होते हैं जो चलते हैं 165 दिन तक। मतलब 165 डेज ये सेशंस को कंडक्ट किया जाता है। टोटल टाइम जो संविधान को बनने में लगा पूरा, अगर हम बात करें तो दैट वाज सॉरी 2 ईयर्स 11 मंथ्स, यानी 2 साल 11 महीने, और कहीं कहीं 17 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 18। ठीक है, 18 दिन। इतना स्पेसिफिक होकर नहीं पूछेगा कि एक ऑप्शन है 17 और एक ऑप्शन है 18। नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स थी 15। हुआ क्या, जब पहली मीटिंग हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, उसके तुरंत बाद ही हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, उसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, किसने? प्रेजेंटेड एट दिस डेट। ठीक है, बाय जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि किसने प्रेजेंट किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी संविधान सभा ने इसको अडॉप्ट कब किया? अडॉप्टेड ऑन, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अडॉप्ट किया था हमारा 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। था क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव? नेहरू जी ये लेके आए थे, उन्होंने बोला कि हम सभी लोग संविधान बनाने जा रहे हैं अभी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, हमारे अपने देश के संविधान को कैसा रखना है। हमारा देश रिपब्लिक है, सॉवरिन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, ये सारी जो टर्म्स हैं वो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखे। कि हमारा देश किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता, सारे धर्मों को मान्यता देता है। सेकुलर वर्ड उन्होंने इसके लिए जोड़ा। हमारा देश इंडिपेंडेंट है, किसी के डिसीजंस पे बाउंडेड नहीं है, उसके लिए हमने सॉवरेन वर्ड को जोड़ा, जिनके सारे चीज़ों के जो मतलब है कल के लेक्चर में हम समझ रहे होंगे। ठीक है, कल हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि क्या है सारी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज़ समझ में आई कि भाई ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि वो सारी चीज़, मतलब एक तरह से वो सारी चीज़ें डाली इसमें नेहरू जी ने, जिनको सभी को पढ़ना था, एक बार देखना था कि हाँ ऐसा हमारे देश का संविधान हमें बनाना है। यही बाद में चल के प्रियम्बल का रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है, बाद में जब हमारा संविधान बन जाता है तब उसके बाद। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कितने सेशंस हुए, 11 सेशंस हुए, 165 दिन। अब इसमें से जो पहला सेशन है, जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है उनके बारे में पूछ लेता है कि भाई ये सेशन कब हुआ। पहला वाला हो गया, दूसरा, 10वां, 11वां, ये। ठीक है, टोटल 11 सेशन हुए। तो पहला वाला ध्यान रखना है थोड़ा सा, 9 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक होता है, 1946 तक। जो दूसरा वाला होता है वो 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। जो 10वां वाला होता है, सॉरी 1949, दूसरा वाला तो, एक सेकेंड, ये 10वां वाला होगा। ठीक है, 10वें वाले में लिखना है इसको, चल जा भाई। ठीक है, 10वें वाले में इसको लिखना। ये हुआ था आपका 6 से लेके 17 अक्टूबर 1949। और जो 11 सेशन हुआ था, ये हुआ था 14 से लेके 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, लास्ट सेशन हुआ था, लास्ट सिटिंग नहीं है, ध्यान रखना इसके बारे में। लास्ट सिटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट सिटिंग जो हुई थी वो भी हम देखेंगे, वो एक्चुअल में 24 जनवरी 1950 को होती है। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बताइए, किसी का यहां तक कोई डाउट जो अभी तक मैंने चीजें बताई? किसी का यहां तक कोई डाउट तो नहीं है सर? कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ठीक है, सरदार पटेल जी ने प्रेजेंट नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था इसको। और अडॉप्ट कब हुआ था? 22 जन 1947 को। ठीक है, वो भी अभी देखेंगे किसने क्या। सेकंड आपका इसी के बाद ही होगा, 9 से 23 तक था, ये आपका जनवरी में होगा लगभग। ठीक है, जनवरी में आई थिंक 20 तक। ठीक है, 20 से लेके 25 जनवरी 1947 तक। ठीक है, वैसे तो पहला, 10वां और 11वां ही पूछता है, वो मैंने लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो पहला, 10वां, 11वां ही ज़्यादातर पूछता है आपसे। क्लियर है? ओके।
इम्पॉर्टेंट सेशन 2.0 बैच में नहीं है। हैं सर, हैं मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हैं वो। एक्चुअली है क्या, जो लोग के पास बुक है, मैं इंग्लिश वाले की बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो ठीक है। हिंदी वाली बुक में वो सेशन की जगह ड्राफ्ट लिख गया है, ये सेशन की जगह ड्राफ्ट लिख गया है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे एक बार, ठीक है। लास्ट सीटिंग 24 जन 1950 को हुई थी, वो भी मैं लिखवा दूंगा, या तो मैं चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि, चलो मैं लिख देता हूँ, लास्ट सीटिंग जो हुई थी वो 24 जन 1950 को हुई थी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, ड्राफ्टिंग कमेटी पे आते हैं, मसौदा समिति क्यों। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 211 लोग हैं जिसका जो मना रहा है कर रहा है, और भाई क्या चल रहा है, अच्छा ये बना रहे हो और चलो हमको भी बिठा लो जरा, हम भी बना लेते हैं। ऐसा तो है नहीं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो, मतलब जितना आप समझ सकते हैं उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वो नॉलेजेबल लोग थे, मतलब भयंकर नॉलेज था। वो इंस्टाग्राम की रील्स नहीं देखते थे हम लोग की तरह, ठीक है। तो वो काफ़ी बुक्स पढ़ते थे, तो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ की बुक्स पढ़ी, सारी चीज़ किया, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए क्या किया, उन्होंने कमिटीज़ में डिवाइड किया, मतलब जो उतने मेंबर्स वहाँ पे उन्होंने कमिटीज़ बना दी काम को डिवाइड करने के लिए। उसमें से उन्होंने कुछ मेजर कमिटीज़ और कुछ माइनर कमिटीज़ रखी। जो मेजर कमिटीज़ थी टोटल 8 निकल के आई, और माइनर लगभग 13-14, तो मतलब 13 आप मान लो, ठीक है। तो 13 माइनर कमिटीज़ निकल के आई। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप या फिर मसौदा समिति बोलते हैं हिंदी में। अंबेडकर जी थे इसके चेयरमैन, और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, इन्होंने ड्राफ्ट को पूरा देखा कि सारी चीज़ें कैसे क्या हैं। क्योंकि ड्राफ्ट अभी हम देखेंगे, जो BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव जी, अभी हम देखेंगे, वो हमारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो उनका बहुत बड़ा रोल था ड्राफ्ट तैयार करने में, लेकिन उसको पूरा रिव्यू करना, प्रेजेंट करना, वो सारा काम अंबेडकर जी के देख रेख में हुआ। इसीलिए अंबेडकर जी को ध्यान रखिएगा, मॉडर्न मैन या मॉडर्न मनु के नाम से जानते हैं। मनु जो, जिन्होंने एक संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, उनके नाम पे मॉडर्न मनु या फिर मॉडर्न मैन भी बोलते हैं। इन्हीं को हम चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं अंबेडकर जी को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये चेयरमैन थे। इसके अलावा इनके साथ 6 और लोग थे, यानी टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी में। इनके मेंबर के नाम थोड़ा ध्यान रखना, अय्यर अयंगर, सादुल्ला मुंशी जी, BL मिट्टर थे और DP खेतान थे। तो इनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से एन माधवराव आ गए थे, और इनकी डेथ की वजह से TT कृष्णमाचारी आ गए थे इनकी जगह। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि पहले तो BL मिट्टर थे, लेकिन इनको फिर रिप्लेस कर दिया था माधवराव ने। DP खेतान थे, इनको रिप्लेस कर दिया था TT कृष्णमाचारी ने। और ये कौन थे, ये थे यहाँ पे VT कृष्णमाचारी, ठीक है। HC मुखर्जी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। क्लियर है। अब ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का ड्राफ्ट कब तैयार हुआ। तो ध्यान रखना, अब जो मैं यहाँ पे डेट्स लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि जो पहला ड्राफ्ट, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, ध्यान रखिएगा इसको। फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज पब्लिश्ड ऑन, किस डेट को पब्लिश हुआ था पहला ड्राफ्ट, ये हुआ था 21 फेब 1948। ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है ना, प्रारूप समिति जो आपकी ये बनी कब थी, इस कब, मतलब इसका ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो ध्यान रखना, इट वाज सेटअप ऑन या फिर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 29 ऑफ अगस्त 1947, 1947। और ये टोटल 141 दिन के लिए बैठी थी, टोटल 141 डेज के लिए। तो 21 फेब 1948 को पहला ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया। ये जो ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था, ये क्यों किया गया था, ये लोगों के लिए किया गया था। उनको 8 महीने का समय दिया गया, 8 मंथ्स गिवन टू पीपल ऑफ इंडिया, कि भाई आप लोग इसको पढ़ो, अगर पढ़ सकते हो तो, और रिकमेंडेशंस दो कि क्या कुछ इसमें ठीक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा नहीं कि खुद ही बना डाला और सारा कुछ कर डालना, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी ये पीपल ऑफ इंडिया को दिया गया 8 महीने का समय कि आप लोग इसको पढ़ो, समझो, और कुछ इसमें अगर अमेंडमेंट्स नीड है तो बताओ। तो वो अम्बेडकर जी करेंगे। जब इन लोगों ने, सब लोगों ने बता दिया, ठीक है, तो जब सब लोगों ने बता दिया, उसके बाद अंबेडकर जी ने इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट, इंट्रोड्यूस्ड द काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस द फाइनल
ड्राफ्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब? 4 नवंबर 1948, 1948 को। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को इन्होंने पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, अभी पीपल ऑफ इंडिया के लिए रखा था 21 फरवरी 1948 को, कि आप लोग अपने हिसाब से डिस्कस करके बताओ, 8 महीने का समय दे रहे हैं आपको। जब दे दिया, सब लोगों ने दे दिए उनके सुझाव। अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने नहीं आया था, अब आया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ड्राफ्ट बन के कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार, एकदम मोटी सी किताब लेके आया अम्बेडकर जी। इस पे 3 डिस्कशन चले, 3 रीडिंग चली, उनको रीडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, रीडिंग बोलते हैं, जैसे कि रेट बोलते हैं ना आप लोग, जैसे नॉर्मली इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, तो जब आप इनकम टैक्स में लगेंगे तब आपको वहाँ पता चलेगा कि रेट नहीं, इसको सर्च बोलते हैं ऑफिशियली, तो वैसे ही इसको हम बोलते हैं रीडिंग ऑफिशियली। तो फर्स्ट जो रीडिंग हुई वो 5 दिन चली, यानी कि 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक। ठीक है, 5 डेज तक चली, 5 दिन सिर्फ चली थी। फिर सेकेंड रीडिंग चली भयंकर, कितनी भयंकर, ये चलती है 15 नवंबर को स्टार्ट होती है 1948 से, और 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। और जो थर्ड और लास्ट रीडिंग जो इसकी थी वो कंप्लीट होती है। ठीक है, कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सारी सर हमें सारी डेट याद रखनी है, सारी डेट रटनी है? तो ये डेट रटनी है आपको। 21 फरवरी 1948 जब लोगों के सामने रखा गया। पब्लिश कब हुआ वो जरूरी नहीं वो ये बोले आपसे कि लोगों के सामने कब रखा गया ना, वो सिर्फ लिख देगा पब्लिश्ड, तो पता होना चाहिए पब्लिश्ड। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कब इंट्रोड्यूस किया, ये डेट याद होनी चाहिए भाई। रीडिंग वाली डेट आप याद करो ना याद करो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए 3 रीडिंग हुई थी, और जो तीसरी रीडिंग है वो 26 नवंबर 1949 को पूरी होती है। और उसी दिन हमारे संविधान में संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने उस पर साइन किए, और उसी दिन माना जाता है संविधान को हमने अडॉप्ट किया। वो डेट कौन सी थी? यही जिस दिन आखिरी रीडिंग हुई इस पे, 26 नवंबर 1949। कैसे एक्सेप्ट हुआ? ऐसे एक्सेप्ट हुआ कि 284 मेंबर्स साइंड, और इसमें से महिलाएं कितनी थी? सारी जो महिलाएं थी सारी प्रेजेंट थी, सब लोगों ने साइन किए, तो 15 फीमेल्स थी इसमें, 15 फीमेल्स थी। संविधान बन के तैयार तो हो गया 1948 लिख दिया गलती से मैंने। ठीक है, बन के तैयार तो हो गया, हमने अडॉप्ट तो कर लिया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनफोर्स नहीं किया अभी तक, हम लोगों ने लागू नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया? यही सवाल पूछा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने जवाहरलाल नेहरू से, जब उन्होंने मना कर दिया अभी कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने से। तो नेहरू जी का आंसर ये था कि हमने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस मनाया था, और ये डिक्लेयर किया था कि हमारा गोल पूर्ण स्वराज है, हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, और पहला हमने इंडिपेंडेंस मनाया था इस दिन। इसलिए क्यों ना 26 जनवरी को ही हम इसको लागू कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय तो बाकी है नहीं, 2 ही महीने का समय है। तो लोगों ने बोला ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान जो लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन कुछ प्रोविजंस थे, कुछ ऐसे चीज़ें थीं जो तुरंत ही लागू हो गई थीं जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनके बिना देश नहीं चल सकता था, क्योंकि वो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन थी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट या फिर एनफोर्स करने के लिए। वो जो प्रोविजंस थे वो डील कर रहे थे या तो नागरिकता से, दैट इज सिटीजनशिप से, इलेक्शन से क्योंकि चुनाव होने थे, नागरिकता से को वाले के प्रोविजंस को क्यों तुरंत लागू करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज़्यादा पार्टीशन की वजह से इधर उधर हो रहा था, यहाँ पर भी, तो इसलिए सिटीजनशिप के प्रोविजंस को लागू करना तुरंत वॉज द नीड ऑफ द आवर। इलेक्शंस होने थे, वो भी इंप्लीमेंट करना था, प्रोविजनल पार्लियामेंट बननी थी, उसके प्रोविजंस को लागू करना था। तो इसलिए इन मैटर्स से जो सभी संबंधित आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, उनको तुरंत क्या किया गया, उनको तुरंत एनफोर्स कर दिया गया। और ये हमारे आर्टिकल्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 324 हो गया, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। ये सारे जो हो गए हमारे आर्टिकल्स, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ऐसे बहुत ढेरों आर्टिकल हैं जो इन 3 चीज़ों से हमारे रिलेटेड हैं, इनको तुरंत ही लागू कर दिया गया।
ठीक है। इसमें हमारे अंबेडकर जी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। ठीक है, तो हम 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान का लागू करने की डेट है, उस दिन से हम लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यानी जो विरोधाभास है उसमें हम एंटर करने जा रहे हैं। और पॉलिटिक्स में हमें इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल लाइफ, मतलब पॉलिटिक्स में तो हम इक्वालिटी समानता होगी, लेकिन सोशल इकोनॉमिक लाइफ में विल हैव इन इक्वालिटी, असमानता होगी वहाँ पे देखने को मिलेगी। और असमानता क्यों होगी, कैसे होगी, वो जब हम आर्टिकल 14 पढ़ रहे होंगे तब समझेंगे। ठीक है। अदर फंक्शंस, पहले तो ये बताइए कि यहाँ तक किसी कोई डाउट, कुछ क्वेरी तो नहीं है। देन हम आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा फाइनल ये रहने वाला है, एंड दैट इज अदर फंक्शंस, और बाकी क्या फंक्शंस परफॉर्म किए, इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। किसी का कोई डाउट? डन सर। इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए रैंक कितनी होनी चाहिए? साक्षी के समझ नहीं आता। अवधेश बेटा तुम अपनी बात करो। हैं? ज्ञान वर्ल्ड नॉट वर्किंग, ओके। पढ़ते पढ़ते बहुत नींद आती है। नींद आती है पढ़ते पढ़ते, तो भाई सोया करो रात में ढंग से। हैं? नहीं सोएगा तो यही होगा फिर। मेरा इस बार सीजीएल मिस हो गया, कानपुर सेंटर था, वंदे भारत लेट हो गई ना पे। सब करता हूँ तो चलो। क्या चल रहा है? एंड सो अगर साथ ना चलूँ तो? ऐसे साथ ना चलने वाला कोई ज़रूरत नहीं है व्योम अग्रवाल, लेकिन जो भी कर रहे हो उसको कंप्लीट करते चलो पीछे वाली चीज़ों को, नो डाउट। ओके। अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर तो मुंबई वाली सीट से चुनाव जीते थे ना सर। लाल मिश्रा लाल बहुत तेज हो रहे हैं। क्यों, पता है तुम्हें? लेकिन देख रहे हो, लाल मिश्रा क्या है कि अम्बेडकर जी क्योंकि हमारे बंगाल से चुन के आए थे। ठीक है, तो ये जानबूझ के ऐसे मुंबई लिख रहे हैं सो दैट कि मतलब मैं बोलूँ हाँ हाँ वहीं से आए थे। तो फिर ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा ने कुछ और फंक्शंस परफॉर्म जो किए थे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट, बाकी असेंबलीज भी अभी देखेंगे, रुक जाइए। मैंने असेंबलीज इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि सर ये कैसे इन सबको याद करेंगे, तो ये हमको याद भी करवा देंगे। ठीक है, तो अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो ध्यान रखना। तो ये 22 जुलाई। देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान तो बनाया ही बनाया, साथ में लॉ भी बनाया, उसके अलावा और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, 22 जुलाई 1947 रैटिफाइड कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप। तो रैटिफाई कब किया गया कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को? अब ये कॉमनवेल्थ क्या होता है? वो देश जहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन था, जैसे खालिस्तान, जैसे कनाडा हमारा है ना, तो वहाँ पे कभी ब्रिटिशर्स का शासन था, साउथ अफ्रीका में था, ऑस्ट्रेलिया में था, तो ये सारे कंट्रीज कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट माने जाते हैं। ऐसा कोई दबाव नहीं था ब्रिटिशर्स की तरफ से कि नहीं कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को तो रेटिफाई करना होगा, नहीं करोगे तो फिर हम ये कर देंगे, क्योंकि हम सॉवरेन कंट्री थे। लेकिन फिर भी हमने क्या किया? सर मैं तो अपनी फ्रेंड साक्षी की बात कर रहा था। बेटा जिसकी बात कर रहे हो पढ़ लो यहाँ पे, है ना, कि कमेंट में बाकी लोग भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो रेटिफाइड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप तो ये होता है आपका मई 1949, मई 1949। ठीक है, तो हमने अपने विल से जब चाहे हम चाहें तो कभी भी छोड़ सकते हैं इसको। अडॉप्टेड नेशनल एंथम और सॉन्ग ये दोनों एक ही दिन हुआ था, और ये था 24 जनवरी 1950। ठीक है, और जो नीचे जो काम लिखा हुआ है इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो भी काम इसी दिन को हुआ था। इसी दिन हमारी लास्ट सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक, जो हमारा संविधान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, कुछ एक मैंने यहाँ पे लाइन ऐड करी थी, क्या गई कहाँ वो पे, वो एक लाइन चली गई जहाँ पे मैंने लिखा था जो हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था उसमें कितनी क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो ध्यान रखना जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, इट हैड प्रियम्बल, वन प्रियम्बल, एक प्रियम्बल था उसमें जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब। ठीक है, जब हमने अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे, और 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, मतलब 22 भाग थे संविधान में। जैसे कि आप इसे समझ लो कोई बुक है, बुक में यूनिट्स होती हैं, बुक में यूनिट्स होती हैं, यूनिट 1 यूनिट 2, उस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो वैसे समझ लो ये यूनिट हैं, ये चैप्टर्स हैं। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, जब हमने अडॉप्ट किया था, तो उस समय इसका कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ ये था, अ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स। अभी अगर हम बात करें तो प्रियम्बल तो एक ही है, और वैसे बात एक ही होगा, क्यों होगा वो देखेंगे। आर्टिकल्स हमारे ढेरों हैं, 450 से ज़्यादा हो चुके हैं, और पार्ट जो है भाग हैं आज के मौजूदा समय में वो 25 हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है,
एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट है 25 पार्ट्स। शेड्यूल्स अगर पूछ ले तो 8 अनुसूचियां थी जब हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया। शेड्यूल्स क्या होते हैं अगेन कल के लेक्चर में देख रहे होंगे हम ये। तो एट प्रेजेंट कितने हैं ये एट प्रेजेंट है 12। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने करी थी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं, जैसे कि सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? तो ये था एलिफेंट, हाथी, क्योंकि हाथी सब बड़ा हमारा संविधान है। हमारा देश का जो संविधान है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए इसको हम इसका सिंबल एलिफेंट है। लीगल एडवाइज़र या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, संवैधानिक सलाहकार या फिर विधिक सलाहकार, कुछ भी करके आपसे पूछ सकता है। तो ये कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव थे ये। ठीक है, BN राव बहुत ही लिटरेट आदमी थे, बहुत ही पढ़े लिखे। ठीक है, और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी। गलत नहीं है, ये तो ड्राफ्ट्समैन भी होता है, ड्राफ्ट्समैन भी होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा कोई वोकेबलरी में वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, होता है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन का मतलब होता है जो एक इंपॉर्टेंट कोई प्लान तैयार करता है, कोई एक प्लान फॉर्मुलेट करता है, उसको ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं। या फिर ड्राफ्ट्समैन करके भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये कोई गलत वर्ड नहीं है। तो ये थे हमारे SN मुखर्जी। लाइट बहुत जा रही है आज ये। अच्छा, कोई यहाँ पे ऐसा है जो ये मुझे बता सके जो इन्वर्टर, ये जो बीप करता है ये क्या इन्वर्टर, तो ये ना बीप करे, मतलब इसका जो बीप साउंड है कहाँ से हट सकता है क्या? कोई यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हो तो बताया मुझे जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने लिखा किसने था अपने सुंदर हाथों से? तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने था? ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राजादा। इनका लिखा हुआ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल बुक है उसमें लिखा भी इनका नाम नीचे। इन्होंने कुछ पैसा नहीं लिया था, लेकिन ये बोला था कि हमारा नाम लिखा होना चाहिए, पैसा नहीं लेंगे हम। प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा था। इंग्लिश में जो कैलीग्राफी करी थी वो थी। हिंदी में अगर बात करें किसने लिखा था हिंदी में, तो हिंदी में ध्यान रखना कैलीग्राफी करी थी वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। डेकोरेट किसने किया था? डेकोरेट का मतलब काम होता है सज्जा सजावट करने का काम। किसने डेकोरेट किया था इसको? तो इसको डेकोरेट किया था शांति निकेतन के। हमारे स्पीकर निकाल दीजिए, एक ही तरीका है, वायर काट दीजिए। अरे यार वायर अलग से होता है क्या? स्पीकर निकलवा दीजिए, इन्वर्टर तोड़ दो। हाँ, यही एडवाइस चाहिए थी बस, इन्वर्टर तोड़ दो। बताओ, मतलब उसका अलग से कोई वायर होता है क्या बीप का? बीप वाला। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेकोरेटेड बाई, तो किसने डेकोरेट किया था? जिसको डेकोरेट किया था नंद लाल बोस ने। साथ ही साथ ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने भी इसमें अपना रोल निभाया था। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, एक्चुअल में मनोहर सिन्हा, जो देश का प्रियम्बल बना था, प्रस्तावना बनी थी, उसको भी डेकोरेट करने का काम इन्होंने किया था, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने। ये जो नंदलाल बोस के ही मतलब एक काइंड ऑफ स्टूडेंट थे, और ये बिलोंग करते थे शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो इन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी, उसी को बोलते हैं शांति निकेतन, जिन्होंने 1901 में स्टैब्लिश करी थी, जो बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई 1921 में, जो कि अभी हाल ही में भारत की 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है। ठीक है, जो उन्होंने, तो वहीं गए थे नंदलाल बोस जी। तो इतनी चीज़ क्लियर सब। बजर डिस्कनेक्ट कर दो, इन्वर्टर बेच दो। चलो भाई, अब यहाँ पे हम आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज़ कमिटीज़। जो अभी मैंने आपसे बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वर्क को डिवाइड करने के लिए, काम को विभाजित करने के लिए कमिटीज़ बनाई गई, जिसमें 8 मेजर कमिटीज़ थी और 13 माइनर कमिटीज़ थी। तो ये कौन कौन सी कमिटीज़ थी? अच्छा, 8 मेजर कमिटी से मुझे याद आया, मेजर माइनर से। ऐसे अभी हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है पीछे, तो ज्योग्राफी में ज़रा बताइए, ज्योग्राफी जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ टेक्टोनिक प्लेट पढ़ाई थी, मेजर और माइनर। कितनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट पढ़ाई थी मैंने आपको? तो यूनियन अब पहले तो सुनते जाओ देखते जाओ, या तो चलो ऐसे ही समझ लो। आपको ये याद करने में क्या होगी? डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, डिफ़िकल्टी होगी आपको याद करने में। क्या सर में एकदम ही बहुत क्वेश्चन आते हैं? इससे नहीं, बहुत तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी कि इसका कैसे याद करें, तो वो चलिए डायरेक्टली देख लीजिए। देखिए, जिसके नाम में भी, जिस कमिटी के नाम की शुरुआत यूनियन या फिर स्टेट से हो, यूनियन का मतलब आपको होता है संघ होता है, स्टेट के अंदर राज होता है, तो उसके चेयरमैन कौन होंगे? नेहरू ही होंगे, खत्म बात। ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी तो यार ये आप भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता है।
और अम्बेडकर जिसको भूलने थे ये वो होने नहीं देंगे, मतलब मैं होने नहीं दूंगा इसको, तो क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, तो ये भी आप नहीं भूलेंगे। ये तो हमने अलग से कमेटी देखी कि इसमें 7 मेंबर्स है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ठीक है, तो आपको ये सारी कमिटीज़ तो याद हो गई, 5वीं 7वीं 8वीं पहली ये याद हो गई। अब स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या होता है? स्टीयरिंग कमेटी हिंदी में क्या बोलेंगे स्टीयरिंग कमेटी को? आई थिंक इसको संचालन समिति बोलेंगे हिंदी में, संचालन समिति। यानी कि अगर मैं बोलूं तो संघ या फिर राज्य जिस समिति के नाम के आगे है तो नेहरू जी चेयरमैन होंगे। और स्टीयरिंग का मतलब होता है स्टीयर करना। स्टीयर करने का मतलब होता है कि एक सही दिशा में चीजों को लेके जाना। सही दिशा में चीजों को कौन लेके जाता है? किस? जो रथ को चला रहा, जो रथ को चलाता है वही तो रथ को सही दिशा में लेके जाता है। हे पार्थ रथ को इधर मोड़ो, हे पार्थ रथ को उधर मोड़ो। आजकल तुम ये काफी कमेंट करते हो कि नहीं करते हो, है ना? हे पार्थ रथ को इधर मोड़ा जाए रथ को नई वैकेंसी आएगी तो रथ को इधर इधर मोड़ा जाए, ये सब कमेंट करते हो। तो रथ को कौन करता है? जो रथ को चला रहा है, जो हेड होता है। तो हेड कौन था? प्रेसिडेंट कौन था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? राजेंद्र प्रसाद। तो वही ना स्टीयर करेंगे, वही ना संचालन करेंगे। तो ये भी याद हो गया। अब बचा कौन? बचे तो फिर इक्का दुक्का बचे आपके, ये वाला बचा और ये दो बचे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल जी थे, याद कैसे रखेंगे? तो हुआ क्या था, जितनी भी हमारी अभी मैंने बताया था कि 389 सीट होनी थी, 296 ब्रिटिश इंडिया से निकल के आनी थी, 93 प्रिंसली स्टेट थे। तो ये प्रिंसली स्टेट वाले पहले पार्टिसिपेट नहीं किए, कहे कि हम क्या पार्टिसिपेट करें, हमारा अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे, हमारा शासन चल रहा है, हम नहीं आएंगे। लेकिन धीरे 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 जब उनको लगा कि यार काम चलेगा नहीं ऐसे, नहीं जाएंगे तो मार पीट के शामिल कर लिया जाएगा, तो चले गए। ज़्यादातर 3 थे नहीं मान रहे थे। अभी हम देखेंगे जब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी परसों वाले लेक्चर में, तो वहाँ देखेंगे कि हमारे थे जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर, तो मतलब ये लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर पटेल जी आए। ठीक है, पटेल जी ने बोला आ बेटा इधर आओ जरा, काहे नहीं आओगे तुम्हें? तो पटेल जी ने क्या काम किया, उन्होंने प्रोविंसेस को ऐसे याद कर लो कि प्रोविंसेस को उन्होंने भारत में मिलाया। वैसे तो प्रिंसली स्टेट को मिलाया, लेकिन मान लो प्रोविंसेस को उन्होंने भारत में मिलाया। इसीलिए 31 अक्टूबर जो अभी हमारा 3-4 दिन पहले गया, जिस दिन दिवाली थी हमारी, उस दिन हम नेशनल यूनिटी डे भी मना रहे थे, मैंने क्विज भी डाला था। तो ऐसे ये याद कर लो कि प्रोविंसेस को भारत में मिलाने का काम पटेल साहब ने किया। अब 2 बच गए, अब इसके लिए कुछ अपना बना लो, नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कौन रूल्स वगैरह बनाएगा? जो घर का मुखिया होगा, अगेन राजेंद्र प्रसाद। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट थी सरदार पटेल जी के पास। ये माइनर कमिटीज़ हैं क्या सर? ये भी याद करने, सारे याद नहीं करने, जो मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ उसको याद कर लो। जैसे कि मुंशी जी क्या देखते हैं? मुंशी जी लिखा पढ़ी का काम देखते हैं कि नहीं? आपने सुना होगा पुरानी मूवीज़ में, 90s के ज़माने की जो मूवीज़ की, भाई मुंशी जी आए हैं। मुंशी जी को जो मतलब लिखा पढ़ी करते हैं, तो लिखा पढ़ी मतलब जो बिजनेस धंधा देखते हैं वही तो लोग लिखा पढ़ी करते हैं, है ना? फिर फाइनेंस कौन देखता है? सब फाइनेंस जो इनकम होती है, पैसा वैसा किसके हाथ में होता है? जो घर का मुखिया होता है, अगेन राजेंद्र प्रसाद। ठीक। पट्टा भी सीतारमैया, एक याद करो मूवी आई थी रमैया वस्तावैया, श्रुति हसन थी उसमें और हमारे छेदी सिंह थे, है ना? श्रुति हसन और कोई हीरो था उसमें, नाम तो याद नहीं उसका कौन था, लेकिन है ना उन दोनों का फिर ऐसा लव स्टोरी टाइप होता है, छेदी सिंह उसमें बीच में। तो पूरा मतलब वो घर की कहानी दिखाते रहते हैं, घर की कहानी दिखाते रहते, इससे ज़्यादा मूवी चल भी नहीं पाई। तो घर की कहानी दिखा रहे थे ना, तो घर की कहानी दिखा रहे थे, तो मतलब हाउस कमेटी के जो हेड थे, पट्टा भी सीतारमैया वस्तावैया, ऐसे याद कर लो, ये भी याद हो गया है। फिर यहाँ पर एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग याद कर लो। नेशनल फ्लैग, देश का झंडा किसके हाथ में होगा? अगेन जो सबसे बड़ा है उसी से झंडा फहराते हैं कि नहीं फहराते हैं? जो स्कूल में जो चीफ गेस्ट आता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, कौन करता है? वही करते हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि 26 जनवरी को हम क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों हम रिपब्लिक डे मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था, लागू किया था। तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इसी दिन क्या होती है? बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। जब रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशंस होती हैं तो वो ख़त्म किससे होती हैं? ये क्वेश्चन पूछ चुका है सीजीएल में कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, उसी से ही आपका ये पूरा ख़त्म होता है रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन। समझे जी आप लोग? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्रेडेंशियल्स कमेटी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी तो और कुछ नहीं भी याद करोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे बनेगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्या कि जो गांधी जी थे वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने बोला कि बनाओ भैया तुम लोग संविधान, और उनका तो ये मानना था कि जब संविधान बन जाए तो कांग्रेस पार्टी को भी डिसॉल्व कर दो। ठीक है, खैर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चीज़ ध्यान रखिएगा।
सवाल कुछ कर दीजिए। ये दोनों सवाल जो पूछे गए हैं एनडीए के पेपर में पूछे गए। क्या सर एनडीए के पेपर पूछे गए? लेकिन हम तो यहाँ पे एसएससी की साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन होवे, चाहे एसएससी का होवे चाहे एनडीए का होवे, होवे तो होवे, तो करो फिर। अब कुछ लोग का ये होता है कि सर ये तो एनडीए का है, हमें थोड़ा मेजर, हमें सीधा मेजर थोड़ी ना बनना है, हमें तो इनकम टैक्स में ऑफिसर बनना है। अरे बन जाओ, बना देंगे, वो भी बना देंगे, पर ये करो। सर आपका इन्वर्टर का वाटर लो है इसलिए। अरे नहीं यार बाबू, और हम कैसी बात कर रहे हो तुम्हें? तुमको सब लो ही लो लगता है। तुम एक तो शुरू में पहले ये कमेंट कर रहे थे वॉइस लो है, अब बोल रहे हो कि वाटर लेवल लो है। कुछ तो लो है तुम में, मुझे लग रहा है। वही पहले दिन से ऐसा बीप कर रहा है। ठीक है, वाटर लो होने का बीप से क्या लेने देना है? हर चीज़ में तुम लो करने लगते हो। गुरु जी इन्वर्टर को गोली मारो, डायरेक्ट कनेक्शन कर दो। अच्छा 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 अच्छा, डायरेक्ट कनेक्शन कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट? बताइए जल्दी से। सर हाँ ठीक है, अब इन्वर्टर तुम लोग छोड़ दो, क्वेश्चन करो। तो भाई डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी? कुछ लोग ये मार रहे हैं 26 नवंबर 1949। समझिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि लागू कब हुआ था। कब? एक तरह से हमारा जो संविधान है लागू कब हुआ वो आपसे पूछ रहा है। एडॉप्ट कब किया वो नहीं पूछ रहा है, कब कमेंस होता है ये इसकी डेट पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझे? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946? 1946 13 दिसंबर को किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव रखने का काम नेहरू जी ने किया था। कब अडॉप्ट किया था इसको? तो अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक, आगे बढ़े। दो क्वेश्चन ये करिए। ये आई थिंक क्वेश्चन पूछा था सीडीएस में, और ये क्वेश्चन है सीएपीएफ का। दोनों ही यूपीएससी के पेपर हैं, एनडीए भी यूपीएससी लेता है। करिए जल्दी से इन दोनों को। नेहरू 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 नेहरू, बिल्कुल सही है। कितने आवर्स की क्लास रहेगी भैया? हो गई क्लास अभी, बस सिर्फ क्वेश्चंस करना बाकी रह गए हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वार्नड हिज कलीग्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट? कौन थे? तो भाई ये सारे लोग तो अंबेडकर जी और बी एन राव, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही काम कर रहे थे। ये क्यों ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे कि भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिशर्स कहाँ थे? ये थोड़ी ना बोलेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगे हुए हैं। तो ये बोलेंगे, तो ये बोलेंगे। आंसर है सोमनाथ लहरी जी, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने ये बात बोली थी कि ठीक है सारी चीज़ें हम अपना संविधान बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें संशय है। ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। अभी देखा हम लोग, किसने बोला? अम्बेडकर जी ने बात बोली। ठीक है, चलिए तो लेक्चर होता है यहाँ पे हमारा ख़त्म, और अब हम आएंगे किस में? ईस में आएंगे। अब क्वेश्चन करेंगे अपने एसएससी वाले। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल। और हाँ, काफ़ी लोग क्या होती भाग जाते हैं क्वेश्चन के नाम से। भैया क्वेश्चन हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप ही के लिए करवा रहे हैं। टेस्ट करिए कि आपने जो पढ़ा है वो अभी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कभी इक्का दुक्का काफ़ी सारी नई चीज़ें आ जाती हैं बीच में, वो आपकी मिस हो जाती हैं जो लोग ऐसा लाइव अटेंड करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल्स फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? इसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एनी सेट ऑफ रिटन रूल्स, या तो आप ये भी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसी को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये देख सकते हैं कब क्वेश्चन आया आपका, MTS 2023। ये कब आया? सिलेक्शन पोस्ट 2024। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? अम्बेडकर जी को। मॉडर्न मैन, मॉडर्न मनु, चीफ आर्किटेक्ट, फादर अम्बेडकर जी। ये क्वेश्चन आया CGL 2024 11 अगस्त, यानी अभी कुछ महीने पहले का सवाल है ये। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? तो जिस दिन हमने अपने संविधान को क्या किया? एडॉप्ट किया था, उसी दिन हमने अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 5th, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? तो पहले तो इंतरिम अपॉइंट किए गए थे, देन परमानेंट आए थे, है ना? इंतरिम देन परमानेंट। तो इंतरिम कौन बने थे? इंतरिम बने थे
हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उनका ऑप्शन में तो है नहीं, तो परमानेंट की बात कर रहा होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंतरिम कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। और परमानेंट ये बने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठती थी, और जब लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो कौन प्रेसिडेंट होता था? वाइस प्रेसिडेंट कौन हुए? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जी। ठीक है, और जब हमारा लॉ मेकिंग यानी लॉ बनाने के लिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठती थी तो उसके प्रेसिडेंट होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ओरिजिनल हैंड रिटन वर्जन किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से? बी.एन. राव तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, या फिर लीगल एडवाइज़र, संवैधानिक सलाहकार, या फिर विधिक सलाहकार? प्रेम बिहारी नारायण रहज़ादा। इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। और डेकोरेट किसने किया था? शांति निकेतन के थे नंदलाल बोस। और प्रियम्बल को डेकोरेट करने का काम नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई अगस्त के महीने में हुए थे 1946 में, 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द ईयर डैश। तो कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे संविधान को? तो ये नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट कब किया था, लागू कब किया था, इनफोर्स 26 जनवरी 1950 को। When did drafting committee publish its the first draft of the constitution? पहला ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया था? पहले ड्राफ्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये था फरवरी 1948 को। क्या किया था? पहला ड्राफ्ट को पब्लिश किया था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, पब्लिश की बात हो रही है। पब्लिश कब किया था? और प्रेजेंट कब किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने? अक्टूबर में किया था। याद आ रहा है आपको? अक्टूबर में किया था, 4 अक्टूबर 1948 को। देन पहला डिस्कशन हुआ, ठीक है, फिर दूसरा तीसरा दिन हुआ था जो कि 26 नवंबर 1949 को ख़त्म होता है। ठीक है, जिस दिन साइन वाइन होते हैं 284 लोगों के। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन विच ईयर? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा कब सेटअप हुई? तो और कुछ लोगों को ये डाउट तो नहीं आ रहा सर, पहली जब मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तो 211 लोग थे, साइन फाइनली लोग कर रहे हैं 284। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि शुरू में प्रिंसली स्टेट वाले नॉमिनेट करके नहीं भेजे थे अपने यहाँ से, धीरे 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 वो लोग सब लोग भेजना शुरू किए थे। ठीक है, तो टोटल 299 सीट बची थी मुस्लिम लीग को हटने के बाद, और उन 299 में 284 लोग थे जिन्होंने साइन किए थे, 15 फीमेल्स थी। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन विच ईयर? किस साल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई थी? तो संविधान सभा सेटअप हुई थी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी। अगेन एसएससी जीडी फेस 12 दोनों में क्वेश्चन पूछा है। बी.एन. राव क्या थे? सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, कोर में थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। चलो 4 क्वेश्चन और करो, फिर आपका होमवर्क होगा। ठीक है, हिंदी में स्टैटिक जीके बुक आएगा, हिंदी में सिर्फ बुक्स हैं, मैं बुक्स के रेटिंग बता दूंगा किसको लेनी है किसको नहीं लेनी है बुक। क्लास एंड होने के बाद कितने टाइम विजिबल होगा 15-20 मिनट के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन? चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? मुंशी जी किस कमेटी के हेड थे? बिजनेस ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। वसंत कृष्ण वैद्य कौन थे? हिंदी में कैलीग्राफी करी थी, ऑप्शन नंबर सी। एस.एन. मुखर्जी। और ये कौन थे? H.V.R. अयंगर। ध्यान रखना ये सेक्रेटरी थे टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसको भी नोट कर लेना वहीं पे, नहीं तो वो मैं नोट्स में ऐड करवा दूंगा इस चीज़ को। द कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया इन डैश टू डिस्कस द अल्टीमेट ट्रांसफर ऑफ पावर। कब आया था ये? तो ये आया था 1946 में। 3 लोग थे, अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे? चेयरमैन थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? कौन नहीं था? अगेन वेवल नहीं थे। वेवल प्लान अलग से आया था 1945 में, जिसको डिस्कस करने के लिए शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. Who made this statement? एक मतलब एक अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होना चाहिए, और ये सब हमने देखा था स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू। एम.एन. रॉय के बारे में ये पढ़ा था 1934 में, सबसे पहले डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। सरदार पटेल जो प्रोविंशियल कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे, और जो फंडामेंटल राइट की जो हमारी कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे। महात्मा गांधी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट ही नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बी.एन. राव। नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस CHSL 2023 में पूछा गया। इनमें से कौन सी पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है? सेंसिटिव फॉर द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज ग्रुप? येस इट वॉज। जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे, मोस्टली हमारे जो डिप्रेस क्लासेस थे, दलित थे, उनके लिए सेंसिटिव था। सेंसिटिव का मतलब रिजर्वेशन जैसी चीज़ें थी। ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़ था। सेंसिटिव था रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेके। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटी होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं वो। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक। नॉन कमिटेड टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो कमिटेड नहीं थे एक समान राष्ट्रीय पहचान के निर्माण के प्रति
असंबद्ध तो नहीं थे, संबंध थे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। कमिटेड थे एक नेशनल कॉमन यूनिटी के लिए। यहाँ पर इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये आप पढ़ते नहीं हो कि मतलब ये आपको किसी किताब में मिल जाएंगे या फिर आपको टीचर पढ़ा देगा। ये आपको वहीं बना के आपकी थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। भाई खुद सोचो ना कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव लग रही हैं, ये नेगेटिव लग रही है। अगेन ऑड वन आउट करके भी आप निकाल सकते थे। नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हटा दीजिए। वैसे उत्तर तो इसका सी ऑप्शन होगा, बट अभी इसको नहीं करेंगे, प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो कमिटी वाले की, ये तो यार चीफ ड्राफ्ट्समैन बार बार कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ठीक है। ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर दो कौन सा सही है, ठीक है। 30th क्वेश्चन है आपका, बाकी आपके होमवर्क हो जाएंगे। देखिए अब काफ़ी लोग बुक का पूछ रहे थे, आउट ऑफ स्टॉक है, हाँ है, पता है मुझे, ठीक है। वो होता ही है, प्री बुक ऑर्डर्स अवेलेबल हो जाते हैं, प्री बुक के लिए दे देते हैं। मतलब प्री बुकिंग कर सकते हैं आप लोग, तो प्री बुक में इतनी निकल जाती हैं कि फिर वो स्टॉक में आ ही नहीं पाती है। जितने लोग प्री बुक करके बैठे होते हैं उनको पहले भिजवाई जाती हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं सर नोट्स की ज़रूरत किसको है, सर हम खुद से नोट्स बना रहे हैं, क्या नोट्स वाली बुक की ज़रूरत है हमें। अगर आप खुद से बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द डे जो मैम बैच में पढ़ रहे हैं उसी चीज़ के नोट हैं, जो पिछले वाले बैच में नोट बने थे उसी के ही ये वो नोट्स हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट हम करते हैं, जैसे कि एक करेक्शन मैंने करवाया, ड्राफ्ट की जगह वहाँ सेशन लिखना है, तो वो आपके पास अगर बुक है या फिर अगर आप लेंगे तो वहाँ पे आपको करेक्शन करते चल रहे हैं, और कुछ एड ऑन है तो वो करते चल रहे हैं। बाकी तो क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सेम ही हैं तो वही आपको मिलेंगी, क्योंकि वो पिछले वाले बैच के नोट है, क्योंकि ये वाला बैच तो अभी चल ही रहा है, ठीक। तो अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बना सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, इनफ टाइम है, एम्पल टाइम है, तो आप खुद का भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, सिंपल बात है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड इंडिया की मेंबरशिप, गलत है यार, गलत है, क्यों। 1949 में हमने मेंबरशिप को रैटिफाई किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम, एंथम को, सॉन्ग को हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, ठीक है। गुरु जी इंग्लिश के नोट्स लेट क्यों हो रहे हैं, आते हैं, क्योंकि भैया ऐसा नहीं फूक मारा नोट्स बन गया, नोट्स में क्या क्या करेक्शन करने, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब पॉलिटी कितनी क्लास लगेंगी, पॉलिटी की कितनी क्लास लगेंगी, अबे लगेंगी, मास तो पहली है। चलो तो ये चीज़ हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन, ये भी गलत है, ठीक है। नेशनल एंथम और सॉन्ग दोनों 24 जनवरी 1950 को, इसी उसी दिन ही हमने अपने राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, और आखिरी सीटिंग थी वो। नेशनल फ्लैग को जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। फीमेल मेंबर 15 थी, ठीक है, आई थिंक। और तो कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये वाला कर लो। Who among the following became a part of the Constituent Assembly from Madras constituency? तो जैसे बंगाल से कौन थे, अम्बेडकर जी थे, वैसे मद्रास से थे अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब आप कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ऐसे जो इक्का दुक्का नए लगे थे मैंने करवा दी, वो आपके होमवर्क हो जाएंगे। प्राइवेट टेलीग्राम जो ग्रुप है, और ये बैच का प्राइस बढ़ चुका है, आई थिंक, पता नहीं, आई थिंक बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है। मैं फाइनल कॉल दे रहा हूँ, दिस इज़ द फाइनल कॉल, आई थिंक दिवाली के बाद मैंने बोला था, और आई थिंक अभी बढ़ा नहीं है, क्योंकि आई थिंक मैंने जब डायरेक्शंस मिलते हैं मेरी तरफ से तभी वो बढ़ाया जाता है, तो आई थिंक नहीं बढ़ा है। इट इज़ अ फाइनल रिमाइंडर, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है जब मैं बोलूँगा कि अब ये प्राइस नहीं है, ये है, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इतना नहीं, इतना कर दीजिए, अभी इतना कर दीजिए, तो इट इज़ अ फाइनल, ठीक है। आज फाइनल डे है, जिनको अगर बैच में एनरोल करना है तो आप कर सकते हैं, ये बैच का प्राइस है, ठीक है, 1 ईयर के लिए और लाइफ टाइम के लिए। अब कल से जो प्राइसेस हैं वो अपने जो नॉर्मल प्राइस हैं वो वही हो जाएंगे, दैट इज़ 1199, और इसका हो जाएगा 1399, ठीक है। फाइनल कॉल है ये, ऑल राइट। और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाती है, एंड जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं क्लास की रिकॉर्डिंग, और जिन लोगों को जानना है क्या कैसे रहता है बैच का सिस्टम, तो प्लीज़ सर्च करिए परमार जी के बैच 3.0 डिटेल्ड वीडियो, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होना चाहिए। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो पहला ही है जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू गेट ऑल डिटेल्स अबाउट परमार जी के बैच 3.0, तो उसमें क्लिक करके आप सारी चीज़ें जान सकते हैं कि क्या इसमें बैच में रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। लाइव फ्री रहता है, रिकॉर्डिंग ऐप पे मिलती है, क्विजेस भी वहीं पे होती हैं, सारा कुछ, ठीक है, ऑल राइट।
और हटाने का क्या है इशू वो भी मैंने बता दिया क्यों हटाई जाती हैं, ठीक है, वो सब आपको वहाँ पता चले। छठ पूजा की छुट्टी दो। छठ पूजा कब से लेके कब तक है? छठ पूजा कब से कब तक है? बुक 3.0 बुक कब आएगा? भाई 3.0 बुक का मतलब ये है कि जब 3.0 बैच ख़त्म हो जाएगा तब आएगा वो, ठीक है, जब पूरा 3.0 ख़त्म हो जाएगा तब। कनाडा को खालिस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खालिस्तान को बढ़ावा देता है, ठीक है, और वो इसी में लगा हुआ है पूरी तरह से, इसलिए। सर 5 मिनट रुकिए, बाइक का इंश्योरेंस करा के आ रहा। अच्छा। हम्म, सर टीजी लिंक कहाँ मिलेगा? बैच के अंदर ही प्रिया जी मिलेगा, बैच के अंदर ही जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे तो वहीं पे अंदर मिल जाएगा एक ग्रुप आपको, ठीक है, जब आप एनरोल करेंगे तब। ऋतिक शर्मा 284, उसमें उसी के अंदर है 15 फीमेल, अलग नहीं, अलग नहीं है। 284 मेंबर ने साइन किया, उसी के अंदर है वो 15 फीमेल, है ना, अलग से नहीं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग 9:30 शो कर रहा है क्या, किस चीज़ का? डिस्क्रिप्शन में टाइम 9:30, ओके 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 ओके। 10 AM रहती है, पहले जब लॉन्च हुआ था बैच तब से 9:30 AM था, लेकिन क्योंकि अभी धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही हैं तो इसलिए 10 AM, ठीक है। सर मज़ा आ गया, अच्छा अच्छा। मज़ा तो आया ना पूरा। 5 से 8 तक है छठ पूजा, अच्छा कल से है। 5 से 8, 6, 7, 8 को है छठ पूजा। साइन वेव इन्वर्टर साउंड नहीं करता, अच्छा सुधांशु जी, ये मैं मानता हूँ, ये होता होगा, ये होता होगा साइन वेव। लेकिन इसमें भी तो कुछ होता होगा, हटा मतलब हटा दो तो ये भी साउंड ना करे, साइन वेव, ओके ठीक है। अभिजीत घोष, सोमनाथ लहरी वाला स्लाइड दिखा दो। ओके अभिजीत, एक सेकंड। अब बैक कर लो ना अभिजीत। जो लास्ट वाला था ना, सबसे लास्ट स्लाइड था जहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे, उससे पहले जहाँ पे हम ख़त्म किए चीज़ों को, क्वेश्चन से ख़त्म किए थे, वही है, तो बैक कर लो। करंट अफेयर कब से करवाएंगे? करंट अफेयर भी करवाएंगे अब इस महीने से। कल आपने मुझे अलाउ नहीं किया टेलीग्राम पे, भाई 3,000 से ज़्यादा लोग थे यार कल टेलीग्राम पे, तो कैसे अलाउ कर देता है? 15 फीमेल के नाम नहीं बताया मोनिका ठाकुर जी, हमें 15 फीमेल के नाम नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आप जान सकते हैं, जैसे राजकुमारी अमृत कौर थी जो देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, सुचेता कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी, है ना, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारे देश की, मतलब उत्तर प्रदेश की बनी थी। सरोजिनी नायडू इसी तरह पहले हमारे किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो वो सब लोग थी। सारे नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर क्या पी रहे हो बेटा? पी नहीं रहे, लेकिन अब पीना तुमने याद दिला दिया, हमें तो पी लेते हैं पानी। वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे छठ पूजा। देखो इस सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ रहता है, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ रहता है, लेकिन यार छुट्टी तो नहीं हो पाएगी, है ना। छठ पूजा तक ऑफर मत रहिएगा भाई, छठ पूजा नहीं दिवाली तक मैंने बोला था, तो आज ही तक है ये, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे विद द न्यू लेक्चर, एंड दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट। बुक स्टॉल पर बुक आएगी क्या? अगर आ गई तो मैं जा क्या मज़ा आ जाएगा, अच्छा। तो बुक स्टॉल पे आ जाएगी, दिवाली की वजह से नहीं आ पाई थी, दिवाली के बाद दिवाली ख़त्म होगी तो अब आपको बुक स्टॉल्स पे मिलना भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बार बुक को कैसी क्या नोट्स हैं हमारे पिछले बैच के, जहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखवाई तो वहाँ पर आपको करेक्शंस कर लेने हैं साथ ही साथ, ठीक है, अगर मतलब कहीं पे एक्स्ट्रा नोटेड है तो। पिछले बार में मैंने साथ में ही फेडरलिज्म के बारे में पढ़ाया था इसी लेक्चर में, लेकिन आज इस वाले लेक्चर में मैंने इस बार के 3.0 बैच में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो कल देखेंगे आराम से डिटेल में, ठीक है। 3.0 में टेलीग्राम पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मतलब कुछ नहीं होने वाला टेलीग्राम पे, पीडीएफ मिलती हैं। क्या चीज़? चलिए ठीक है भाई, अभी क्या फाइनल ड्राफ्ट, ना ना भैया, इंट्रोड्यूस दी फाइनल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था,
लोगों के लिए वो 4 नवंबर 1948 था। 49 नहीं होगा ऋषभ जी, 48 होगा, 48। ठीक है, 26 नवंबर को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट ही कर लिया। ठीक है, 4 नवंबर 1948 होगा, 49 नहीं। चलिए, थैंक यू सभी को। तो मिलते हैं कल सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। थैंक यू। यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या है? यूनिटरी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन हटा रखे थे, उसी पे बेस्ड थे। तो वो कल पढ़ेंगे हम लोग, आज के लेक्चर में नहीं, बिकॉज आज समझ ना पाते आप लोग। ठीक है, थैंक यू। नेक रोटेट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग क्रिक अपडेट्स, थैंक यू।